तीसरा एलिमेंट है हमारे पास कैपेसिटर। अब जैसे हमने इंडक्टर के बारे में बात किया था कि इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड बात है उसकी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है। वैसे ही कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता था, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चार्ज के द्वारा क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे इंडक्टर में करंट के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता था। चलो ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कैपेसिटर किस टाइप का एनर्जी स्टोर करेगा, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अभी कुछ देर पहले इंडक्टर में जब हम बात किए थे, इंडक्टर में जब बात किए थे यहाँ पे, तो देख रहे हो इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी तो स्टोर कर रहा है, लेकिन और क्या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्स आ रहा है उसी के फॉर्म में तो कर रहा है, फ्लक्स के ही फॉर्म में तो कर रहा है। अब अगर ये फ्लक्स के फॉर्म में कर रहा है तो ये फ्लक्स किससे आया है, क्या फ्लक्स करंट से आया है? करंट कैसे आएगा, करंट चार्ज के फ्लो से आएगा। तो करंट क्या होगा, करंट फ्लो ऑफ चार्ज होगा। अब अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या हम उसको काइनेटिक चीजें बोल सकते हैं, मतलब डायनेमिक है तो हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज के कारण एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं क्या, कौन सी एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। कौन, इंडक्टर। तो वैसे ही अगर कैपेसिटर के बारे में बात करें, अगर अब हम कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर क्या कर रहा होगा, चलो देख लेते हैं। कैपेसिटर में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से आता है, और चार्ज क्या है, चार्ज स्टैटिक है। अगर स्टैटिक चार्ज है तो हम क्या बोलेंगे, किस तरह की एनर्जी ये स्टोर कर रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जब कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोला जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये चार्ज स्टोर करता है। ठीक है, बिकॉज कैपेसिटर स्टोर्स, बिकॉज कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है। चलो ठीक है, अब दूसरा इसका क्या, इसका दूसरा हम क्या, जैसे वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक से दूसरा बताएंगे। वोल्टेज और करंट के कैरेक्टरिस्टिक से कैसे बताएंगे, अगर इफ वोल्टेज अप्लाइड टू any element depends upon the integral of current with respect to time, then that element is known as कैपेसिटर। तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। मतलब यहां पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा हो, वो अगर इंडक्टर के वो अगर करंट के इंटीग्रल पे डिपेंड कर रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, एक कैपेसिटर होगा, वो कैपेसिटर होगा। चलो ठीक है, अब कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता है। जैसे मान लो हमने दो मेटेलिक प्लेट लिया हुआ है, अगर हम
दो मेटेलिक प्लेट लिए हुए हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। तो चलो इसको हम इस कलर से दिखाएंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा क्या है, ये एक मेटेलिक प्लेट है। अब इस मेटेलिक प्लेट में हम क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो कनेक्ट हो रहा है बैटरी के, और ये दूसरा वाला बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस पर क्या आएगा, उस पर बैटरी के कारण प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, और जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उस पर बैटरी के कारण क्या आ जाएगा, निगेटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर मान लेते हैं इसके बीच में हमने क्या रखा है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ है, एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि क्या हो सकता है, जो कि पोलराइजेशन शो कर सकता है। ये कौन सा मटेरियल है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका काम होता है पोलराइजेशन करना, पोलराइज करना खुद को, ठीक है। तो ये पोलराइज करने का मतलब कि प्लस और माइनस चार्जेस ये इधर उधर कर सकता है, मतलब दिखा सकता है, शो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इस प्लेट के कारण अब क्या होगा, अगर इधर प्लस चार्जेस हैं तो इस मटेरियल में जितने भी माइनस चार्जेस होंगे वो किस तरफ आ जाएंगे, जितने भी माइनस चार्जेस होंगे वो प्लस की तरफ आ जाएंगे। मतलब इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यहाँ पे माइनस चार्जेस आ गए, चलो ठीक है। इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस है अगर प्लेट में इस तरफ माइनस है तो यहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, इसकी तरफ, तो प्लस वाले चार्जेस इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब इस तरफ प्लस चार्जेस आएंगे। ऐसे ही इस तरफ क्या हो जाएगा, फिर अगर माइनस आ गया है तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आया था तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब जहाँ पे पहले, जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पहले कोई चार्जेस नहीं हुआ करते थे, अब उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इस बैटरी के कारण, इस अप्लाइड बैटरी के कारण क्या हो गया है, अप्लाइड बैटरी के वोल्टेज V के कारण इसमें अब चार्ज स्टोर हो गया है। तो ये जो चार्ज स्टोर होगा इसमें, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जो चार्ज होगा इसका वैल्यू डिपेंड करेगा हमेशा अप्लाइड वोल्टेज V पे। जब इसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो इसके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V, जहां पे C क्या है, C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, जो कि हमेशा क्या होगा, ये भी हमेशा और हमेशा क्या होगा, ये भी हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां से हमें Q इज इक्वल्स टू CV मिला, चलो ठीक है। अब हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट क्या होता है, तो करंट हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, मतलब चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है, dq बाई dt होगा। इस dq बाई dt में Q इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको चाहे कैपिटल Q से लिखो चाहे स्मॉल q से, बात सेम है, ठीक है। चार्ज को यहाँ पे Q की जगह क्या लिखेंगे, अब हम Q की जगह यहाँ पे d बाई dt, Q की जगह CV लिखेंगे। C क्या है, कांस्टेंट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम बाहर ला सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई dt, और अंदर क्या बचेगा, V। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटर में करंट होगा वो, या जो प्लेट्स में करंट जा रहा होगा वो कितना होगा, I इज इक्वल्स टू C dV बाई dt होगा, I इज इक्वल्स टू C dV बाई dt होगा। समझ में आया। तो यहाँ से कैपेसिटर में करंट और कैपेसिटर वोल्टेज के बीच में ये रिलेशन आ गया है, जिसको हम उल्टा करके इस तरफ से भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर इस डिफ्रेंशिएशन को इंटीग्रेशन में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, चलो dV इज इक्वल्स टू, या dV बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I बाई C हो जाएगा, चलो ठीक है। यहाँ से dV इज इक्वल्स टू I बाई C इंटू dt होगा। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो V इज इक्वल्स टू 1 बाई C I dt हो जाएगा। इसलिए कुछ देर पहले क्या लिखवाए थे, कि जो वोल्टेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है,
यहाँ पे वोल्टेज जो होगा वो करंट पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज करंट के इंटीग्रेशन पे डिपेंड करेगा। समझ में आया यहाँ तक? चलो ठीक है। अब यहाँ पे अगर समझ में आया है तो जितने जितने पॉइंट हम इंडक्टर के बारे में बात किए थे उतने उतने पॉइंट भी कैपेसिटर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें डिसिपेटेड पावर क्या होगा, ठीक है, इसमें अगर आइडियल कैपेसिटर है तो डिसिपेटेड पावर क्या होगा, और क्या, और एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा इसमें। चलो ठीक है। उसके बाद हम जान चुके हैं कि कैपेसिटर इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अलाउ नहीं करता, और क्या नहीं करता, और डीसी सोर्स के साथ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो देख लेते हैं कैपेसिटर भी डीसी उसी सोर्स के साथ कैसा काम करेगा और किस चीज को ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो ऑब्जर्व करते हैं एक एक करके। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन आइडियल कैपेसिटर, in ideal capacitor there is no dissipation of power। मतलब आइडियल कैपेसिटर के लिए हम ये लिख सकते हैं कि P डिसिपेटेड क्या हो जाएगा, P डिसिपेटेड हमेशा और हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, P डिसिपेटेड ज़ीरो है तो स्टोर्ड एनर्जी बताओ क्या होगा। तो स्टोर्ड एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टोर्ड एनर्जी किसके फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, मतलब चार्ज के फॉर्म में। तो जो स्टोर्ड एनर्जी E इज इक्वल्स टू होगा वो क्या होता है, 0 to T P इंटू डी टी। अब P इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, हम P इज इक्वल्स टू जानते हैं V इंटू या वी टी इंटू आई इंटू टी डी टी जानते हैं। ठीक है, आई टी की जगह क्या लिखेंगे, आई टी की जगह लिखेंगे सी डी वी बाई डी टी, सी डी वी बाई डी टी लिखेंगे और डी टी। चलो ठीक है, यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि डी टी से डी टी क्या हो गया, कैंसल। अगर डी टी से डी टी कैंसल हो गया तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, V बचा, C बचा और डी वी बचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू वी सी इंटू डी वी। यहाँ पे C क्या है, C कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, वी डी बी। अब हम जानते हैं x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो E इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर जो यहाँ आया हुआ है इसको हम चेंज कर सकते हैं कैसे कैसे, इसमें तरह तरह का फॉर्मूला लग के Q इज इक्वल्स टू सी वी, या चार्ज के फॉर्म में या C के फॉर्म में या फिर वोल्टेज के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो Q इज इक्वल्स टू सी वी करके पुट कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो ठीक है, अब ये लिखते हैं कि ये किसके साथ क्या अलाउ नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट है इसमें कैपेसिटर के लिए, पहला पॉइंट है कैपेसिटर विथ डीसी सोर्स अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन will act like a ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। फिर से डीसी सोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं और हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल्स टू सी डी वी बाई डी टी। अब डीसी सोर्स के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि किसी एक डीसी सोर्स के लिए dv बाई डी टी, डी आई बाई डी टी ये सब क्या होता है, ये सब जीरो होता है। तो क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू सी इंटू जीरो। आई इज इक्वल्स टू जीरो है जब हम कहीं देखेंगे तो क्या बोलते हैं हम, I इज इक्वल्स टू जीरो देखने पे के बाद हम बोलते हैं कि वो कैसा रहा होगा, वो एक ओपन सर्किट रहा होगा क्योंकि करंट जीरो है। तो हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटर डीसी सर्किट के साथ कैसा काम करेगा, ओपन सर्किट। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ
सडन चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज के सडन चेंज को कैपेसिटर अलाउ नहीं करता है। ये क्या है, चलो देख लेते हैं। I इज इक्वल्स टू क्या होगा कैपेसिटर में, तो I इज इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी टी होगा। अगर I इज इक्वल्स टू सी डीवी बाई डी टी है तो सडन का मतलब हम क्या जानते हैं कि टाइम डिफरेंस क्या रहा होगा, जीरो। अगर टाइम डिफरेंस जीरो रहा होगा तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। I इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट का मतलब एक मैक्सिमम करंट सोर्स अप्लाई करना होगा, एक आइडियल करंट सोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसलिए क्या लिख सकते हैं, टू डू सो we have to apply infinite current which is practically not possible, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के बारे में इतना खत्म होता है। अब अगर जैसे R इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से क्या डिराइव किए थे, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और क्या डिराइव किए थे, R इज इक्वल्स टू वी बाई आई। तो वहां पे हम ऑब्जर्व किए थे R इज इक्वल्स टू वी बाई आई जो है वो क्या बता रहा था, R इज इक्वल्स टू वी बाई आई हमें बता रहा था कि उसमें जैसे यहाँ पे R इज इक्वल्स टू वी बाई आई था और एक क्या था, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए था ना। तो ये क्या बता रहा था, ये मटेरियल के फॉर्म में का फॉर्मूला बता रहा था कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज अगर चेंज होगी तो कैसा उसका रेजिस्टेंस होगा। और ये क्या बता रहा था, उसके एप्लीकेशन का फॉर्मूला बता रहा था कि जब वोल्टेज और करंट चेंज होंगे, एप्लीकेशन चेंज होगा तो उस हिसाब से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ये बता रहा था। चलो ठीक है। वैसे ही कैपेसिटर का एक अभी फॉर्मूला हमें पता चला कि Q इज इक्वल्स टू CV, मतलब इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा C इज इक्वल्स टू Q बाई V। ये क्या हो गया, ये इसके एप्लीकेशन के बारे में हो गया। ये फॉर्मूला कैसा है, ये फॉर्मूला मान लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में बता रहा है, ऑपरेशन के बारे में बता रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन या फिर ऑपरेशन के बारे में बता रहा है। और एक फॉर्मूला इसके मटेरियल के फॉर्म में पता कर लेते हैं। तो मटेरियल के फॉर्म में इसका दूसरा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो होता है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये किसके फॉर्म में है, तो ये मटेरियल के फॉर्म में होगा। तो ये हमेशा मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला है, जैसा कि हमने रजिस्टर में भी देखा था, ठीक है, और इंडक्टर में भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो A है ये क्या है, ये एरिया ऑफ प्लेट है। तो यहाँ पे जब प्लेट देखे थे हम ये, तो ये क्या है, ये एरिया ऑफ प्लेट है, A जो है एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट। यहाँ पे D क्या है, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी लिखे हो ना। तो D क्या है, यहाँ पे D है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो यहाँ पे जो D है वो क्या है, ये जो D है ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। तो एक एक करके लिख लेते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा परमिटिविटी, D क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। और A क्या है, A है एरिया ऑफ प्लेट। तो इसको भी ध्यान रखना है कि A क्या है, A है हमारा एरिया ऑफ प्लेट का एरिया है। समझ में आया इतना, चलो ठीक है। अब इंडक्टर के फॉर्मूले के लिए हमें कुछ चीज़ें डिराइव करनी होगी। जैसे इसमें अभी क्या, कैपेसिटर में अभी क्या पता किए, C इज इक्वल्स टू Q बाई V एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही R इज इक्वल्स टू लिख ले। चलो एक जगह समराइज करेंगे उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का, हमें यहाँ तक कैपेसिटर का सारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं इंडक्टर में जो इंडक्टर के मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं। अब इंडक्टर के मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला कैसे पता करेंगे, तो
चलो उसके लिए हम एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट पढ़ते हैं। एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट में हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या क्या समानताएं हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन आ सकता है। या फिर किसी मैग्नेटिक सर्किट को, जैसे मान लो पंखा है, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर है, उसको ऑब्जर्व करके कैसे अपने एनालिसिस करने के लिए उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो एनालिसिस किस में करोगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करोगे। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं, इसीलिए हम इंडक्शन मशीन का क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते हैं। इसीलिए सारे मशीन्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रिकल में एनालिसिस करना चाहते हैं, ठीक है, उससे हमारा एनालिसिस क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो चलो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच का एनालॉजी पढ़ते हैं। ये हमारा कॉइल है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्रिएट करने के काम आएगा। अब हम इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, एक बैटरी के द्वारा इस कॉइल को ऑपरेट करेंगे। अगर बैटरी में V वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं और यहाँ पे हम कॉइल के द्वारा n नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, तो करंट अगर आई जाएगा तो एक टर्न के कारण 5 फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, साई होगा। मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा रहा होगा, करंट का डायरेक्शन कॉइल में इस तरफ रहा होगा। अब अगर कॉइल लिए हुए हैं तो कॉइल में करंट का डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर्स बताएगा या कॉइल में करंट का डायरेक्शन थंब बताएगा। तो कॉइल में करंट घुमावदार होगा, कर्लिंग हो रहा होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम बोलेंगे कि इसमें करंट का डायरेक्शन कर्ल ऑफ फिंगर से पता चलेगा। कर्ल ऑफ फिंगर अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है तो हमारा थंब क्या बताएगा, फ्लक्स का डायरेक्शन। तो इसमें करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरफ है। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे के लिए फ्लक्स का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। मतलब इस कोर में अगर हम फ्लक्स दिखाना चाहें तो इस कोर में फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस करंट के कारण इस कोर में फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस तरफ हो जाएगा। अब ये कोर का हमारा जो व्हाइट कलर का है ये हमारा क्या है, ये कोर का फ्लक्स है, जिसमें फ्लक्स का डायरेक्शन किस तरफ है, फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब ये जो फ्लक्स आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स का स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा करंट का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा फ्लक्स का स्ट्रेंथ। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्लक्स इज क्रिएटेड with the help of number of turns and current both, दोनों के कारण होगा। चलो ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के कारण दोनों के कारण हो रहा है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा और जो करंट होगा वही दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, वही दोनों मिलके एमएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। एमएमएफ का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है ये क्या कर रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन को मोशन दे रहा था वैसे ही मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को मोशन देगा। मतलब एमएमएफ के कारण ही क्या आ रहा है, फ्लक्स आ रहा है। चलो ठीक है, एमएमएफ के कारण फ्लक्स आ रहा है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी कारणवश ये कोर क्या हो गया है, टूट गया है। अगर ये कोर टूट गया होगा, यहाँ पे एयर आ गया होगा, यहाँ पे क्या आ गया है अब, एयर। अगर यहाँ पे एयर है तो हम जानते हैं यहाँ पे कौन सा मटेरियल हम इस कोर का लिए थे, हम इस कोर का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिए थे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हुआ कि इसका जो परमेबिलिटी रहा होगा वो क्या है, वो 0 से या 1 से बहुत ज़्यादा है। एयर का परमेबिलिटी कितना होता है, एयर का परमेबिलिटी 1 के आसपास होता है। अब 1 परमेबिलिटी कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लक्स कोर के थ्रू पास हो रहा होगा वो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अब ये फ्लक्स एयर में क्या हो जाएगी, ये फ्लक्स एयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। अगर ये फ्लक्स स्प्रेड हो जाएगा तो कमजोर हो जाएगा। मतलब हाई परमिएबल मटेरियल टू लो परमिएबल मटेरियल अगर फ्लक्स आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा। जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ फ्लक्स या फिर फ्रिंजिंग इफेक्ट। इसी को फ्रिंजिंग इफेक्ट बोलते हैं, जिससे
फ्लक्स कमजोर हो जा रहा है। और ये फ्रिंजिंग फिर क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, यही फ्रिंजिंग क्या प्रोवाइड करेगा, रिलक्टेंस प्रोवाइड करेगा। रिलक्टेंस का मतलब फ्लक्स कमजोर हो रहा है ना किसी कारणवश, तो इसका मतलब क्या हुआ, एमएमएफ तो पूरा ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है फ्लक्स को, लेकिन फ्लक्स कमजोर हो जा रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई एक अपोज करने वाला रहा होगा, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अपोज करने वाला कौन होता था, रेजिस्टेंस, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में कौन अपोज करेगा, रिलक्टेंस अपोज करेगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, हियर reluctance opposes the flow of फ्लक्स के फ्लो को अपोज करेगा। अब इस मैग्नेटिक सर्किट को अगर हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह लिखना चाहें, इस मैग्नेटिक सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था, जिसमें करंट का फ्लो था, ईएमएफ सपोर्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस अपोज कर रहा था। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक सर्किट को पढ़ना चाहें तो उसमें क्या फ्लक्स का फ्लो हो रहा है, एमएमएफ सपोर्ट कर रहा है, और रिलक्टेंस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक मैग्नेटिक सर्किट है हमारे पास, जिसमें ईएमएफ एमएमएफ की तरह है, या एमएमएफ ईएमएफ की तरह है, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस की तरह है, और फ्लक्स करंट की तरह है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एमएमएफ क्या कर रहा है, एमएमएफ फ्लक्स का सपोर्ट कर रहा है, और रिलक्टेंस जिसको आरएल से डिनोट करेंगे, ये क्या कर रहा है, ये फ्लक्स का अपोज कर रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। फाई इज इक्वल्स टू एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। अब अगर फाई इज इक्वल्स टू एमएमएफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस है, हम जानते हैं अभी कुछ देर पहले देखे एमएमएफ इज इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। चलो ठीक है, एमएमएफ इज इक्वल्स टू था नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, और रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, रिलक्टेंस का नेचर सेम रेजिस्टेंस की तरह होता है, इसलिए हम रिलक्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस L बाई सिग्मा ए है तो रिलक्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L बाई म्यू ए, जहां पे म्यू क्या है, परमीबिलिटी ऑफ कोर। यहां पे म्यू क्या है, परमीबिलिटी, मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू परमिट द फ्लक्स, परमिबिलिटी ऑफ कोर का परमिबिलिटी है, ठीक है। और L क्या है, लेंथ ऑफ कॉइल है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम फाई इज इक्वल्स टू, अब फाई की जगह ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू N इंटू आई डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस की जगह L बाई म्यू इंटू ए। अब चलो बताओ फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर इंडक्टेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, L इज इक्वल्स टू N फाई बाई आई, L इज इक्वल्स टू N फाई बाई आई जानते हो ना। अब यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू L आई डिवाइडेड बाई N होगा, तो यहाँ पे फाई की जगह क्या लिख सकते हैं, फाई की जगह लिख सकते हैं L आई डिवाइडेड बाई N। चलो ठीक है, यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इस तरफ आ जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहां से पता चलेगा L इज इक्वल्स टू क्या हो गया है, L N इस तरफ चला गया, तो L इज इक्वल्स टू N स्क्वायर इंटू म्यू ए ऊपर चला गया है, तो म्यू इंटू ए डिवाइडेड बाई L। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंडक्टेंस का मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। अब इंडक्टेंस का एक मटेरियल के फॉर्म में फॉर्मूला, और क्या, और एक L इज इक्वल्स टू N फाई बाई आई, जो कि उसके ऑपरेशन के फॉर्म में फॉर्मूला था, उसके एप्लीकेशन के फॉर्म में फॉर्मूला था। तो दो फॉर्मूले हमें क्या हो चुके हैं, पता चल चुके हैं इंडक्टेंस के, L इज इक्वल्स टू N फाई बाई आई और L इज इक्वल्स टू N स्क्वायर म्यू ए डिवाइडेड बाई L। यहाँ पे जो परमिबिलिटी ऑफ कोर है, इसका यूनिट होता है, यूनिट याद रखना जरूरी है, इसका यूनिट होता है फैरड पर, सॉरी हेनरी पर मीटर, इसका यूनिट हेनरी पर
मीटर होगा। ऐसे ही जो परमिटिविटी था, जो जब कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें जो परमिटिविटी था उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट होता है, परमिटिविटी का यूनिट यही जान लो, इसका यूनिट होता है फैरड पर मीटर। अब फैरड पर मीटर और हेनरी पर मीटर क्यों? हेनरी पर मीटर इसलिए क्योंकि परमिबिलिटी टर्म कहां आता है, मैग्नेटिक सर्किट में। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, कॉइल्स होते हैं, कॉइल है इसका मतलब क्या है, वहां पे इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है इसका मतलब इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, हेनरी, तो इस हेनरी पर मीटर। परमिटिविटी का टर्म कहां पे आता है, परमिटिविटी का टर्म इलेक्ट्रोस्टैट में आता है। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटेंस यूज किया जाता है। कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है, कैपेसिटर का जो वैल्यू है उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट हमेशा फैरड होता है, इसलिए परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा, फैरड पर मीटर होगा। तो ऐसे करके हम याद कर। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.